जय हिंद साथियों, आज की यह वीडियो आपके यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा की तैयारी में चार चांद लगाने वाले हैं। क्योंकि साथियों आज की इस वीडियो में हम हल करेंगे यूपी ट्रिपल एससी पीईटी परीक्षा जो आपकी 2021 में हुई थी, अर्थात पीईटी परीक्षा का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन देखेंगे। तो साथियों ये आपका जो फर्स्ट पाली में एग्जाम हुआ था 2021 में वो पेपर है, और सेकेंड पाली में जो पेपर हुआ था उसको हम दूसरी वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो में हम साथियों पूरे 100 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं, पूरी पुस्तिका को हल करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के, और समय उस समय आपका 2 घंटा था और इस बार भी 2 घंटा रहेगा। तो साथियों आप ये भी जानते हैं कि प्रीवियस ईयर आपके तैयारी में 4 चांद लगा देते हैं, क्योंकि इससे आपको एक अंदाज़ा लग जाता है कि पिछली बार किस तरह के प्रश्न आए थे और उसी तरह के प्रश्न इस बार भी आएंगे। तो आपको अपनी तैयारी का अंदाज़ा भी लग जाता है, और कई बार तो एकदम लगभग उसी तरह के क्वेश्चन, केवल अंक बदल जाते हैं मैथ के, और अन्य चीज़ें एकदम सेम टू उसी से रिलेटेड ही पूछ लिया जाता है। तो आपके लिए यह बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है साथियों। तो चलिए शुरुआत करते हैं फटाफट और बिना समय गंवाए। तो साथियों बहुत ही शानदार सेशन होने वाला है, तो दिल थाम कर बैठ जाइए और एक भी क्वेश्चन छूटने ना पाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है आपका साथियों, भारत में शासन करने वाले दिए गए शासकों का काला क्रमानुसार सही क्रम क्या है? तो साथियों ये पहला प्रश्न था आपका। तो यहाँ पर साथियों आपका यानी कि इसमें बताना है कि सबसे पहले कौन जो है शासन किया, इसके बाद इस तरह से बताना है। तो साथियों आपको पता होगा कि इल्तुतमिश 1211 ईस्वी से लेकर 1236 ईस्वी तक शासन किया। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी 1296 से 1316 तक, 1296 से 1316 तक आपका शासन किया। इसके बाद अकबर ने 1556 से आपका 1605 ईस्वी तक शासन किया, और शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी से 1545 ईस्वी तक शासन किया था। तो साथियों पूरी व्याख्या वहीं की जाएगी जहां ज़रूरत होगी, अन्यथा हम शार्ट में वीडियो को देखते हुए चलेंगे। तो साथियों उम्मीद है आपको वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार और लाजवाब आपके लिए होने वाली है। तो इसका सही क्रम क्या हो जाएगा साथियों? इसका सही क्रम आपका हो जाएगा ऑप्शन आपका बी। ठीक है, क्योंकि आपका देखिए चौथा नंबर अर्थात इल्तुतमिश जो है पहले आता है, इसके बाद आपका आता है अलाउद्दीन खिलजी, और इसके बाद आपका शेर शाह सूरी, और सबसे लास्ट में अकबर आता है। तो इस तरह से आपका जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको अच्छी जानकारी और आपकी तैयारी बेहतरीन ढंग से हो पाएगी। अगर आप माँ बाप के सपने को साथियों हकीकत में पूरा करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। यहाँ पर बहुत ही शानदार तरीके से पीईटी परीक्षा की तैयारी टॉपिक वाइज कराई जा रही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन से संत शिवाजी के समकालीन थे? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा तुकाराम। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, शिवाजी के समकालीन कौन थे? तुकाराम थे। अगला प्रश्न है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स। ठीक है, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। अगला प्रश्न है, चरक संहिता संबंधित है। चरक संहिता साथियों किससे संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है, और इसको चरक नामक जो है चिकित्सक एक थे, उन्होंने ही लिखा था। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, अर्थात गलत जोड़े की पहचान करना है? BC 261 अर्थात ईसा मसीह के जन्म से पूर्व। ठीक है, ईसा पूर्व 261 में कलिंग युद्ध हुआ था, तो ये आपका बिल्कुल सही है। और 78 ईस्वी में शक संवत की शुरुआत हुई थी, ये भी सही है। और 622 ईस्वी में आपके मुस्लिम युग की शुरुआत हुई थी, आपका ये भी सही है। औरंगजेब की मृत्यु साथियों 1709 में नहीं 1707 ईस्वी में हुआ था, इसलिए आपका ऑप्शन डी ही गलत है। ठीक है, यहाँ पर 1707 होता तब ये ऑप्शन आपका सही होता, इसलिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है। तो यही गलती आप परीक्षा में करते हैं कि नहीं है को नहीं ध्यान देते और जो है गलत उत्तर करके आ जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, इनमें से किसे भारत के ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी को ग्रांड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। सन 1915-16 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल लीग शुरू हुई? ठीक है, तो इसका सही उत्तर साथियों आपका ए हो जाएगा, एनी बेसेंट और लोकमान तिलक। ठीक है, दोनों के नेतृत्व में 1915-16 में 2 होम रूल लीग की शुरुआत हुई थी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, और अगला प्रश्न है हमारा मिलान करना है ब्रह्म समाज के संस्थापक साथियों राजा राम मोहन राय थे।
और रामकृष्ण मिशन आपका स्वामी विवेकानंद थे। आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती थे। और सत्य शोधक समाज के ज्योतिबा राव फूले थे, ज्योतिबा राव फूले। और इस प्रकार से हमारा जो ऑप्शन सही होगा वो आपका सही हो जाएगा साथियों, ऑप्शन सी। ठीक है, यहाँ पर मिलाने पर आपको टिक करना है, तो इस हिसाब से ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, करो या मरो का नारा किसने दिया? तो बहुत ही साधारण क्वेश्चन था, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो वीडियो अभी आप एक बार लाइक जरूर कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए साथियों, आपके प्यार और सपोर्ट की ज़रूरत है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जब सुभाष चंद्र बोस ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था तो इस पद का प्रस्ताव किसे दिया गया? तो साथियों जब इस्तीफा दिया तो इसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो है इस पद का प्रस्ताव दिया गया था। आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सलाल-पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो सलाल-पन बिजली परियोजना आपका चिनाब नदी पर स्थित है। ऑप्शन सही हो जाएगा सी वाला। तो साथियों इसी से मिलते जुलते प्रश्न भी इस बार पूछे जाने की उम्मीद है। तो हमारे चैनल पर बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कराई जा रही है, प्ले लिस्ट से जाकर अन्य वीडियो बाद में ज़रूर देखना। अगला प्रश्न है, बसंत विषुव होता है, बसंत विषुव होता है कब होता है? 21 मार्च को होता है। आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठंडी बीतने के बाद मार्च महीने में आपका बसंत ऋतु होता है, तो इस हिसाब से आपका ऑप्शन पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में खेतड़ी परियोजना, खेतड़ी परियोजना किसके उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन सी तांबा के लिए प्रसिद्ध है। कौन सी परियोजना? खेतड़ी परियोजना। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान स्थित है, कहाँ पर स्थित है साथियों? असम में स्थित है। बहुत ही शानदार क्वेश्चन। तो जितने भी साथियों राष्ट्रीय उद्यान हैं उन सभी को पढ़ लीजिए, आगे परीक्षा में 100% एक क्वेश्चन फंसना है। निम्नलिखित में से कौन सी हिमालयी नदी तंत्र की नदियाँ हैं? तो आप साथियों बहुत ही अच्छी तरीके से जानते हैं, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी आपकी हिमालयी नदी तंत्र हैं, क्योंकि यही दोनों नदियां इन चारों ऑप्शंस में थे, हिमालय नदी से निकलती हैं। तो आपका ऑप्शन बिल्कुल जो है बी वाला सही हो जाएगा, जिसमें आप दूसरा और तीसरा सही है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंक दर का अर्थ है, बैंक दर क्या है साथियों? बैंक दर आपका होता है देश के केंद्रीय बैंक द्वारा ली जाने वाली आधिकारिक ब्याज दर। ठीक है, किस बैंक द्वारा? देश का जो केंद्रीय बैंक है उसके द्वारा जो आधिकारिक ब्याज लिया जाता है वही बैंक दर कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो साथियों करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। यदि आरबीआई नगद कोषानुपात को घटा दे तो साख सर्जन पर क्या असर होगा? आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात कर रहा है। तो यहाँ पर अगर साथियों नगद कोषानुपात घटेगा तो साख सर्जन साथियों बढ़ जाएगा, अर्थात ऑप्शन सी सही होगा। ठीक है, और अगर साथियों नगद कोषानुपात बढ़ जाए तो साख सर्जन घट जाएगा, लेकिन यहाँ पर घटने की बात हो रहा है तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं और आर्थिक गतिविधियों का मुख्य उद्देश्य लाभ अर्जित करना होता है? तो साथियों इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा ए, अर्थात पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में जो है संसाधनों पर निजी अधिकार होते हैं। तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, 100 रुपये के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 100 रुपये के नोट पर साथियों आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है, अर्थात ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जितने भी नोट आते हैं साथियों सभी पर आरबीआई के गवर्नर का हस्ताक्षर होता है। लेकिन साथियों जो 1 रुपये का नोट आता था और अभी आता है लेकिन बहुत कम मिलता है, उस पर साथियों वित्त सचिव का जो है हस्ताक्षर होता है, वित्त सचिव का। इसलिए ये प्रश्न बनता है, अन्यथा कोई प्रश्न बनने का चांस नहीं था। 1 रुपये पर केवल वित्त सचिव का हस्ताक्षर, इसके अलावा जितने भी नोट होंगे उस पर आरबीआई के गवर्नर के हस्ताक्षर होते हैं। अगला प्रश्न है, फेमा का पूर्ण रूप क्या है? FEMA का पूर्ण रूप क्या है? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के संविधान में जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता किसमें शामिल किया गया है? तो ये साथियों आपका जन स्वास्थ्य एवं स्वच्छता आपका शामिल किया गया है राज्य सूची में। ठीक है, राज्य सूची में। ठीक है, इसके अलावा पंचायती राज व्यवस्था भी राज्य सूची में शामिल है। चलिए अगला देखते हैं। भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत रखी गई है। देखिए अगला प्रश्न भी वही आ गया साथियों। ठीक है, तो अगला प्रश्न भी वही आ गया। बहुत ही महत्वपूर्ण ये सभी प्रश्न होते हैं और पंचायती राज व्यवस्था तो आपके सिलेबस में स्पेशली मेंशन किया गया है।
ठीक है। तो भारत में पंचायती राज व्यवस्था इसके अंतर्गत होते हैं, राज्य के नीति निदेशक तत्व के अंतर्गत होते हैं। और ये सभी वीडियो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी थ्योरी में, तो एक बार जाकर तुरंत ही देख लीजिए बाद में, ठीक है, ये वीडियो पूर्ण होने के बाद। अगला प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है अर्थात मूल अधिकार है जो कि संबंधित है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 21A से, ठीक है। अनुच्छेद 21A में यह बताया गया है कि 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को मुफ्त और पूर्ण रूप से शिक्षा प्रदान की जाए, उन्हें किसी भी काम पर नहीं रखा जाए, ये उनका मूल अधिकार है, ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था? तो संविधान सभा में आपका उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों के हित की बात की गई है अर्थात अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं, किस अनुच्छेद में? आपका हो जाएगा अनुच्छेद 29 अर्थात ऑप्शन सी, अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हित निहित हैं। अगला प्रश्न है, ठोस चालक में धारावाहक होते हैं, तो ठोस चालक में धारावाहक क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉन जितने अधिक होंगे उतनी ज़्यादा तेज़ी से जो है धारा चलेगी। अगला प्रश्न देखिए, प्रकाश वर्ष किसके मापन की इकाई है? बहुत ही साधारण कई प्रश्न आए थे, ठीक है। तो प्रकाश वर्ष जो होता है वो साथियों एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी होती है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अर्थात एक वर्ष में निर्वात में प्रकाश द्वारा चली गई दूरी ही एक प्रकाश वर्ष कहलाती है। अगला प्रश्न है, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ब्लीचिंग पाउडर का साथियों रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड CaOCl2। ये फार्मूला भी आप रट लीजिए, कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। अगला प्रश्न है, 18 कैरेट सोने में खरे सोने का प्रतिशत है, तो 18 कैरेट सोने में खरा सोना 75% होता है, तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए साथियों, तो उम्मीद है आपको साथियों वीडियो बहुत ही अच्छा लग रहा होगा और आप बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी क्लास करके ही जाएंगे, क्योंकि साथियों आप अपनी एक सीट पक्की करना चाहते हैं। उम्मीद है आप अपने माता पिता के सपने को पूरा करेंगे और इधर उधर फालतू में दिमाग ना लगाकर पढ़ाई में ध्यान लगाएंगे। तो चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संतरे में बहुतायत में होता है, तो विटामिन सी साथियों संतरे में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए साथियों आगे बढ़ते हैं और आ गया है मैथ का क्वेश्चन, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। तो यहाँ पर मैं आपको तेजी से समझा दे रहा हूँ, लेकिन अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आएगा तो साथियों नीचे कमेंट करिएगा, मैं व्हाइट बोर्ड पर खड़ा होकर खुद ही बहुत अच्छे तरीके से सभी मैथ के क्वेश्चंस को अलग से बना दूंगा वीडियो। तो चलिए इसको देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। मान लीजिए साथियों जो क्वेश्चन मार्क है इसका मान पूछा है और यहाँ यक्स है, ठीक है, यक्स है तो पहले हम इसको काट देंगे। यहाँ दोनों देखिए 8 से कट जा रहा है, तो इसके बराबर में क्या हो जाएगा? 8 से काटेंगे तो आपका हो जाएगा 8 9 72, यानी कि ऊपर 9 आ जाएगा और नीचे 8 7 56 7 आ जाएगा। अब दोनों पक्षों इस पक्ष का साथियों अगर हम दोनों तरफ का वर्ग कर देते हैं तो आपका आ जाएगा x/196 बराबर 9 9 81/7 7 49, ठीक है। और साथियों अगर हम इसको पक्षांतर करते हैं, इस 196 को इसको पक्षांतर करेंगे तो ये इस साइड में आ जाएगा, इस साइड में आ जाएगा और यहाँ पर गुणा हो जाएगा। इसके बाद हम इसको साथियों काट लेंगे और आपका काटने के बाद साथियों जब हल करेंगे तो आ जाएगा 324 उत्तर आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, नहीं आया है तो आप कमेंट करके बताइए, ठीक है। स्पेशली इसको अलग से बनाया जाएगा। ये साथियों देखिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन आप इतना बड़ा जोड़ घटाव देखकर डर गए होंगे, लेकिन यहाँ पर एक सूत्र का प्रयोग किया गया था। आपका सूत्र क्या था साथियों? a की 3 प्लस b की 3, ठीक है। a की 3 प्लस b की 3 क्या हो जाता है सूत्र आपका? इसका साथियों जब हम फार्मूला देखते हैं तो आपका एक कोष्टक में a प्लस बी और एक कोष्टक में a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस ab हो जाता है। तो उसी तरह से a के स्थान पर 885 है और b के स्थान पर 115 है, ठीक है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 885 की घात 3 धन 115 की घात 3। तो इसी फार्मूले पर जब हम खोल देंगे तो आप देखिए नीचे क्या लिखा है, ठीक है, a स्क्वायर धन b स्क्वायर माइनस ab। तो साथियों आपका जो है जो बगल में सूत्र हमने लिखा था उससे कट जाएगा और केवल आपका बचेगा 885 और 115। इसको जोड़ने पर आपका उत्तर कितना आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा ऑप्शन डी 1000 आ जाएगा। तो साथियों देखिए फिर से मैथ का क्वेश्चन आ गया, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे? परमेयीकरण आप जानते होंगे साथियों, √5 माइनस √3 बटे √5 माइनस √3। ये जो साथियों नीचे जो चिन्ह होता है उसी के विपरीत चिन्ह से इसमें गुणा कर देते हैं। तो ये साथियों देखिए ये भी सेम है, ये भी सेम है, तो ये आपका क्या हो जाएगा? a माइनस बी का होल वर्ग हो जाएगा और नीचे आपका सूत्र बनेगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
तो इसी से आप हल कर ले जाएंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा साथियों, आपका उत्तर आ जाएगा 4 माइनस अंडर रूट 15, यानी कि 4 माइनस अंडर रूट 15। तो साथियों ये आपको मैं अच्छे तरीके से व्हाइट बोर्ड पर हल करके बताऊंगा। अगला प्रश्न है, टीवी सेट का मूल्य 30% घटने पर उसकी बिक्री 20% बढ़ गई, दुकानदार की आय पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसको साथियों कैसे हल करेंगे, देखिए क्या होता है कि साथियों एक फार्मूला आप पढ़ेंगे ट्रिक वाला, मैंने बताया है प्लस माइनस ए प्लस माइनस बी प्लस माइनस ए बी बटे 100। अर्थात जब साथियों घटेगा तो वो माइनस में लिया जाएगा और जो चीज़ बढ़ेगी उसको प्लस में लिया जाएगा। तो जैसे 30% घटने की बात हो रही है तो -30 और बढ़ने की बात कितनी हो रही है, ठीक है, तो आपका प्लस 20 हो जाएगा। और यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, चिन्ह कौन सा लगेगा, गुणा करने पर ये -30 माइनस है और 20 प्लस में है तो आपका माइनस ही चिन्ह आएगा बटे में 100, ठीक है। तो एक शून्य नीचे से ये शून्य कट जाएंगे और आपका 30 में से 20 जाएगा तो माइनस का 10 बचेगा और यहाँ पर 2 कट गए तो 3 दूनी 6 और -6 अर्थात -16, अर्थात माइनस में उत्तर 16 आया। तो क्या हो जाएगा, यानी कि 16% उसकी जो आय है वो घट गई, ठीक है। और इसके अलावा कई भी तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के, ये मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा तो उसमें बताऊंगा, केवल उसमें मैथ के क्वेश्चन रहेंगे उस वीडियो में। तो साथियों आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो है बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि सभी वीडियो जो आपको मिलती रहे। चलिए साथियों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ये देखिए मैथ का बहुत ही शानदार क्वेश्चन आ गया। 4 खिलाड़ियों की औसत उम्र 18.5 वर्ष है। अगर साथियों 4 का औसत उम्र 18.5 है तो चारों खिलाड़ियों का टोटल उम्रों का योग क्या हो जाएगा, तो 4 से गुणा कर देंगे, आपका आ जाएगा 72। फिर कहता है साथियों अगर कोच की उम्र भी उसमें शामिल कर ली जाए, अर्थात 4 1 5 हो जाएंगे कोच को शामिल करने पर, तो उनकी औसत उम्र 20% बढ़ जाती है। अर्थात 18.5 पहले था और 20% अर्थात ये 100% है तो 20% बढ़ेगा तो 120% हो जाएगा और आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा 22.5% औसत उम्र आ जाएगा। लेकिन ये कोच को शामिल करने के बाद है, अर्थात ये 5 लोगों की औसत उम्र है। तो हम 22.5 गुणे 5 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, आपका आ जाएगा साथियों 111 आ जाएगा। अर्थात ये 5 लोगों की उम्र हो जाएगी और नीचे हमने 72 कितने लोगों की उम्र निकाली है, 4 लोगों की। तो 111 में से 72 घटा देंगे तो आपका उत्तर क्या आ जाएगा, 37 वर्ष उत्तर आ जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला अब आ गया हिंदी का, आ गया आपका प्रश्न आ गया। चलिए बहुत ही शानदार सेशन आगे बढ़ाते हैं तेजी के साथ। तो साथियों उम्मीद है आप पूरा वीडियो देखकर जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है, एकल का विलोम शब्द है, तो एकल का विलोम शब्द आपका बहुल हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दर्प का पर्यायवाची क्या है साथियों, दर्प का मतलब होता है अहंकार, तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे तेजी के साथ चलेंगे, उधर मैथ के क्वेश्चन थे तो हमको थोड़ा टाइम लगा। अगला प्रश्न है, मन को हरने वाला क्या होता है साथियों, मनोहर होता है। अगला है, गागर में सागर भरना मुहावरा भी आया था, तो गागर में सागर भरना मुहावरे का अर्थ क्या है, थोड़े में बहुत कुछ कह देना, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी पहचानना था तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। इस तरह से आपका लिखा जाता है महत्वाकांक्षा, ठीक है। तो चलिए फिर आपका अंग्रेजी का पैसेज आ गया। अंग्रेजी भी आपकी 5 नंबर की पूछी जाती है। तो इस प्रकार से एक आपका पैराग्राफ दिया गया था, पैसेज दिया गया था और आगे आपके इसी से रिलेटेड प्रश्न पूछे गए थे। तो आगे क्वेश्चन पूछा गया था, ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स क्या होता है। तो साथियों इसी में आपका पैराग्राफ में उत्तर छांटना था, तो इसका ऑप्शन इसमें छांटने पर उत्तर आप पाएंगे है, उसका उत्तर हो जाएगा ए मेनी साइडेड पर्सनालिटी मीन्स ए पर्सन हैविंग वेरिड इंटरेस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न भी साथियों पैराग्राफ से पैसे से छांटना था। प्रश्न था पीटी नेहरू इंजॉयड, तो साथियों पैसेज में देखने पर पता चला कि रीडिंग एंड राइटिंग बुक्स भी सही था, फाइटिंग पॉलिटिकल एंड सोशल इविल्स ये भी सही था और ऑप्शन सी भी आपका सही था। और आपका ऑप्शन डी इसलिए सही हो जाएगा, डूइंग ऑल दीज एंड मच मोर, अर्थात ऊपर के तीनों ही सही हैं। अगला प्रश्न था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिफ्लेक्ट्स पीटी नेहरूज पॉइंट ऑफ व्यू, तो इसमें आपका सही उत्तर कौन सा था, ऑप्शन सी, साइंस एंड ह्यूमनिज्म आर इक्वली इम्पॉर्टेंट, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही था। आगे आपका साथियों फेमस का आपका सिनोनिम्स पूछा गया था, तो फेमस मतलब होता है लोकप्रिय अर्थ और पॉपुलर मतलब भी होता है लोकप्रिय, ठीक है। अगला प्रश्न था, अगला एंटोनिम पूछा था ट्रांसपेरेंट का, ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है, ऑब्क्यू मतलब साथियों आपका होता है अपारदर्शी, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो ये 5 प्रश्न थे आपके अंग्रेजी से। चलिए फिर आपके आते हैं जीके में, फिर आ गया निम्नलिखित विकल्पों में से सही शब्द का चयन कीजिए। पक्षी विज्ञान अनुपाते, पक्षी मतलब पक्षी विज्ञान में पक्षी का अध्ययन किया जाता है, तो नृ विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, मानव का अध्ययन किया जाता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं,
उस शब्द का चयन कीजिए जो कि समूह के बाकी शब्दों से मेल नहीं खाता। तो दही साथियों दूध से बनता है, मक्खन भी दूध से, पनीर भी दूध से। यहाँ पर तेल था जो कि तीनों से भिन्न था, इसलिए तेल को अलग कर दिया गया। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। ये देखिए रीजनिंग के प्रश्न आए थे। तो इसमें साथियों ए प्रोडक्शंस को एक कूट भाषा में इस तरह से लिखा गया था, उसी कूट भाषा में ओरिएंटेशन को किस प्रकार लिखा जाएगा ये बताना था। तो साथियों इसमें क्या ट्रिक लगाई गई थी, एक बार पी को प्लस किया गया, ठीक है, और आर को माइनस किया गया, एक बार प्लस एक बार माइनस, और बीच में जो सबसे अक्षर है उसको साथियों +2 किया गया था। और यही ट्रिक लगाकर साथियों इस क्वेश्चन को हल किया जाएगा। तो इसी प्रकार ओरिएंटेशन को करने पर आपका ऑप्शन ए उत्तर आ जाएगा। इसको मैं साथियों व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से बताऊंगा एक दूसरे वीडियो में, ठीक है, क्योंकि स्क्रीन पर बहुत मज़ा नहीं आ रहा बताने में। केवल हम यहाँ बेहतरीन तरीके से जीके देख रहे हैं, और रीजनिंग के जो और मैथ के जो पार्ट होंगे उसको अच्छे से हम साथियों एक अलग वीडियो में व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से खड़ा होकर मैं खुद बताऊंगा। अगला प्रश्न रीजनिंग का था। रीता की ओर इशारा करते हुए निखिल ने कहा, ठीक है, किसकी तरफ, रीता की तरफ इशारा करते हुए, रीता की तरफ इशारा किया निखिल ने। तो निखिल ने कहा कि मैं उसकी माँ अर्थात रीता की माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ। तो इस क्या हो जाएगा कि मैं उसकी यानी कि रीता के माँ के पुत्र का इकलौता पुत्र हूँ, ठीक है। तो रीता की माँ के पुत्र का पुत्र अर्थात क्या हो जाएगा उत्तर, अर्थात ये साथियों यानी कि रीता की माँ और रीता की जो माँ का पुत्र है और रीता के बीच क्या संबंध हो जाएगा, भाई बहन का। और जब भाई बहन ये दोनों हो गए तो रीता के भाई का जो पुत्र होगा तो पुत्र का रीता क्या लगेंगी, बुआ लगेंगी। तो यह आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यदि किसी वर्ष में 25 अगस्त को गुरुवार है तो उसी महीने में सोमवार की संख्या होगी। तो आप जानते हैं कि साथियों 7 चौके 28 यानी कि 28 तारीख तक हर दिन 4 बार आ चुका होता है, ठीक है, क्योंकि 7 दिन ही होते हैं। तो 7 चौक 28 अर्थात अगर 30 का महीना है तो 28 तारीख तक सभी दिन 4 बार आ चुके होते हैं। तो इस प्रकार अगर 25 को गुरुवार है तो 26 को शुक्रवार और 27 को शनिवार और 28 को रविवार हो जाएगा। तो यानी कि रविवार तक 28 तारीख तक सभी दिन 4 बार आ चुके हैं। अब जो 29 तारीख को सोमवार आएगा वो आपका साथियों 5वां बार आएगा। तो यही पूछा गया है, यानी कि सोमवार कितनी बार आएगा, तो 5 बार आएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसको हम व्हाइट बोर्ड पर सभी रीजनिंग मैथ के क्वेश्चन अच्छे से करेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर जीके के क्वेश्चन आना शुरू हो गए हैं। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसे शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है, निम्न में से किस शहर में लाइट हाउस परियोजना का क्रियान्वयन नहीं हुआ है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पटना में नहीं हुआ है। अगला प्रश्न साथियों, कौन सी भारतीय दूरसंचार कंपनी विश्व की 5वें सबसे मजबूत ब्रांड है। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, रिलायंस जियो, ठीक है। ये सभी साथियों करंट के प्रश्न थे। तो अगला देखिए बोल्ड BOLD, ठीक है, ये परियोजना हाल ही में भारत के किस राज्य में शुरू की गई। तो आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, राजस्थान में शुरू की गई थी, ठीक है, बोल्ड परियोजना। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र की कोवैक्स योजना के अंतर्गत कोविड-19 की मुफ्त वैक्सीन पाने वाला पहला देश कौन सा है। तो आपका घाना है साथियों। उस समय कोविड चल रहा था। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि ये सभी करंट के क्वेश्चन थे। अब इस समय के करंट के क्वेश्चन आएंगे आपके 10 प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है। तो आपका ऑप्शन सही हो जाएगा कौन सा, आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा सिरीसा बांदला, ठीक है। सिरीसा बांदला जो हैं ये भारतीय मूल की थी और अमेरिकी महिला अंतरिक्ष यात्री थी, और दूसरी थी भारतीय मूल की जाने वाली। अगला प्रश्न है, उस भारतीय पहलवान का नाम क्या है जिस पर हाल ही में डोपिंग के लिए 2 साल का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये आपका ऑप्शन बी है, सुमित मलिक पर प्रतिबंध लगाया गया था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का वह कौन सा राज्य है जहां एंड टू एंड ई कैबिनेट प्रणाली लागू की गई है। तो ये साथियों आपका उत्तर सही हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न है, किस भारतीय मंत्रालय द्वारा हाल ही में 2019-20 के लिए UDISE प्लस शुरू किया गया है। तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा, शिक्षा मंत्रालय द्वारा, ठीक है। शिक्षा मंत्रालय द्वारा ये जो है शुरू किया गया था, और इसका फुल फॉर्म होता है साथियों यूनिफाइड डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। स्मार्टफोन निर्माता कंपनी जो वीवो है ने किस क्रिकेट खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया था। तो विराट कोहली सही उत्तर हो जाएगा,
ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI निर्धारित पोर्टल सुपेस यानी सुपास SUPACE भारत में किस न्यायालय के लिए शुरू किया गया है? तो सर्वोच्च न्यायालय के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कितने भारतीय राज्य नेपाल से सीमा साझा करते हैं? तो साथियों 5 राज्य जो है नेपाल से सीमा साझा करते हैं। आप मैप उठाकर देखेंगे तो ऊपर से उत्तराखंड, फिर यूपी और फिर बिहार और फिर सिक्किम और फिर सिक्किम के बाद आपका वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये 5 राज्य जो हैं ये सीमा साझा करते हैं नेपाल से। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों, निम्न में से कोस्टा रिका की राजधानी कौन सी है? कोस्टा रिका की राजधानी आपका साथियों ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सान जोस है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप की आधिकारिक भाषा क्या है? तो मलयालम भाषा है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होनी चाहिए? तो अधिकतम संख्या लोकसभा में 550 हो सकती है। अगला प्रश्न है, हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो सभी को मालूम है हिंदी दिवस साथियों आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है पूछा है? तो आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? म्यांमार सार्क का सदस्य नहीं है। और साथियों भारत, भूटान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका, ये इतने देश जो है सार्क के सदस्य देश हैं। आगे बढ़ते हैं। तब तक वीडियो अभी तक आपने लाइक साथियों नहीं किया है, बहुत मेहनत से वीडियो बना रहा हूँ, तो एक बार लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर अजंता एलोरा की गुफाएं स्थित हैं? तो अजंता एलोरा की गुफाएं औरंगाबाद मध्य प्रदेश में स्थित हैं। अगला प्रश्न था, ओणम किस भारतीय राज्य अथवा केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक नृत्य उत्सव है? उत्सव साथियों, ठीक है। तो ओणम कहाँ का है साथियों? केरल का है। ऑप्शन आपका बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे नज़दीक है? तो बुध सबसे नज़दीक है। ठीक है, याद कर लीजिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, इस प्रकार से जो है सूर्य से बढ़ती हुई दूरी है इन सभी की। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार जीतने वाले प्रथम एशियाई कौन है? तो नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम एशिया के प्रथम व्यक्ति रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न था साथियों, हिंदी का आपका एक गद्यांश दिया गया था और इसी पर आधारित प्रश्न पूछे गए थे, अर्थात गद्यांश में से आपको प्रश्न के उत्तर छांटने थे। तो आपका है इसी में से छांट के आपको प्रश्न के उत्तर बताने थे। तो पहला प्रश्न दिया गया था, विश्व में शांति क्यों आवश्यक है? इसका साथियों आपका उत्तर जो इसी गद्यांश में छिपा हुआ था आप छांटना जानते होंगे। तो ये आपका मानव जाति के विकास के लिए, ये उत्तर उसी में दिया गया है। तो साथियों इसको भी मैं एक वीडियो में अलग से बताऊंगा कि कैसे हम आसानी से उत्तर को छांट सकते हैं। इसमें मैं अभी प्रीवियस ईयर हल करा रहा हूं, तो आपका ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता। अगला प्रश्न है, विश्व शांति की स्थापना के लिए सबसे आवश्यक है, क्या आवश्यक है? तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अहिंसा और प्रेम। ये सभी उत्तर साथियों आपको आने नहीं चाहिए, इसी पैराग्राफ में आपके दिए हैं, तो आप टेंशन ना लीजिए, उत्तर छांट लीजिएगा। अगला प्रश्न दिया था, कठोर से कठोर हृदय को भी कोमल बनाया जा सकता है, किसके द्वारा बनाया जा सकता है? अहिंसा के द्वारा। अगला था प्रश्न, किसी भी राष्ट्र के स्वर्णिम युग के प्रमुख तत्व क्या हैं? तो ये आपका शांति, सुख और रचनात्मक कार्य। अगला प्रश्न दिया था, नितांत शब्द का उपयुक्त पर्याय है। ये तो साथियों आपको अपने मन से बताना पड़ेगा। नितांत मतलब होता है बिल्कुल, मतलब कभी कभी आप प्रयोग करते हैं, नितांत आवश्यक कार्य आ गया है, बिल्कुल आवश्यक कार्य आ गया है, इसी तरह से। फिर एक पैराग्राफ दिया गया था, इससे भी 5 नंबर का प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं किस तरह के प्रश्न पूछे गए थे इस पैराग्राफ से। बड़ा सा पैराग्राफ दिया गया था, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, इसका साथियों PDF आपको नीचे टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करा दिया जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया था, विज्ञान मानव की सबसे बड़ी शक्ति इसलिए कही गई है क्योंकि इसके बल से मनुष्य, ऑप्शन सही बी सही हो जाएगा, प्रकृति और प्राणी जगत का सिरमौर है। ये आपका उत्तर कहाँ पर इसी पैराग्राफ में छिपा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वैज्ञानिक चिंतन पद्धति ने मनुष्य का सबसे बड़ा उपकार यह किया है कि उसे मुक्ति मिली है, किससे मुक्ति मिली है? आपका ऑप्शन सही हो जाएगा सी, भ्रमपूर्ण रूढ़िवादी विचारणा से। तो ये सभी उत्तर साथियों आपके इसी पैराग्राफ में छिपे हैं। अगला प्रश्न है, विश्व के परिवारवत लगने का प्रमुख कारण क्या है? तो क्या कारण है? यातायात एवं संचार साधनों का विकास। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। हस्तामलक शब्द से अभिप्रेत है क्या है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा स्पष्ट और अनायास बोधगम्य। आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न था,
वैज्ञानिक चिंतन पदबंध से आशय क्या है? वैज्ञानिक चिंतन से आशय साथियों स्वस्थ एवं संतुलित चिंतन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। तो इस तरह से आपके देखिए साथियों प्रश्न दिए गए थे गद्यांश पद्यांश से हिंदी के, जिससे आपको प्रश्न छांटने थे। आगे साथियों आपका 20 नंबर का क्या है साथियों? वैन आरेख साथियों, ठीक है, और डायग्राम, ये सभी से 20 नंबर के प्रश्न हैं। तो चलिए देखिए, इस तरह से एक आपका डायग्राम बना हुआ था, इसमें से आपको साथियों प्रश्न हल करने थे, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा अच्छे से देख लेते हैं और इसको साथियों डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से आपको व्हाइट बोर्ड पर समझाऊंगा। तो चलिए यहाँ पर केवल देख लेते हैं किस टाइप के क्वेश्चन आए थे। तो ये ग्राफ आप देखिए, इसमें पूछा था, पहला प्रश्न है कि कितने छात्रों ने भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए, ठीक है। तो भूगोल की अपेक्षा इतिहास में ज़्यादा अंक अर्जित किए कितने छात्रों ने, ये बताना था। तो आपका इसमें उत्तर हो जाता था साथियों 3, आपको इसमें से उत्तर छांटना था, ठीक है। तो कैसे इसको हल करेंगे ये सभी हम साथियों आगे वीडियो में देखेंगे। ये प्रश्न आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए सभी को, ठीक है। देखिए आगे प्रश्न ये भी था, भूगोल में छात्र 3 से 4 के अंक के मध्य प्रतिशत बढ़त है। तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा, आंकड़े अपर्याप्त हैं, हल करने के लिए आंकड़े अपर्याप्त थे। अगला है इतिहास भूगोल में के अधिकतम अनुपात और न्यूनतम अनुपात का अंतर कितना है? तो ये आपका ऑप्शन डी है, 1.20 था। अगला था छात्र 4 को भूगोल में 60 अंक मिले, उसके इतिहास में अंक हैं। तो इसको हल करने पर आपका उत्तर आया था 75। इसी प्रकार अगला एक जो है दिया था ग्राफ और उससे उत्तर बताना था। तो पहला प्रश्न था कच्चे ऊन के उत्पादन में उच्चतम वृद्धि का वर्ष था। तो उच्चतम वृद्धि सबसे ज़्यादा किस वर्ष हुआ था? तो इसमें आपका 2016 और 17 यानी कि ऑप्शन सी सही हो गया था। तो देखिए 16-17 में ग्राफ को देखते हैं। 16-17 में यहाँ पर 53 था और बहुत ही तेज़ी के साथ ग्राफ ऊपर बढ़ा और 65 पहुँच गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच सर्वाधिक अंतर था अन्य के बीच, ठीक है। बढ़ने की बात हो रहा है, घटने की नहीं। तो आपका ये साथियों आपका किस वर्ष बढ़ा? 2016-17 में। तो आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा उसमें। इस प्रकार पूछा गया था अगला, पहले 4 वर्षों के उत्पादन की तुलना में अंतिम 4 वर्षों में कच्चे ऊन का उत्पादन कितने % बढ़ गया? तो ये आपका सही उत्तर हो जाएगा क्या साथियों? ऑप्शन बी 22.2%। चलिए इस सबको आप अच्छे से हल करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए और मैं उत्तर बता दे रहा हूँ तेज़ी के साथ। 8 वर्षों के दौरान औसत उत्पादन था। औसत बराबर होता है साथियों टोटल योग बटे उनकी संख्या, ठीक है, टोटल योग बटे उनकी संख्या। तो इसमें उत्तर हो जाएगा सूत्र लगाने पर आपका 62.5, ठीक है, MT। अगला प्रश्न है उत्पादन में पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम प्रतिशत घटत किस वर्ष रही? तो इसमें साथियों आपका हो जाएगा 18-19 में। अगला प्रश्न था 2014-15 में कच्चे ऊन का उत्पादन 2019-20 के उत्पादन का कितना था? आपका 3/4 था। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आप जो है PDF प्राप्त करके हल करिएगा साथियों, ठीक है। ये देखिए आगे भी दिया था 4 साथियों डायग्राम आते हैं और चारों से 5-5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये देखिए इस तरह के क्वेश्चन थे और इसमें पूछा था, आंकड़ा दिया गया था और पूछा था किस वर्ष से सेल्समैन सी द्वारा अर्जित कमीशन पिछले वर्ष की तुलना में अधिकतम वृद्धि अर्जित करता है? तो ये आपका साथी हो जाएगा 2016 में। 2016 में देखते हैं कहाँ पर है 2016। देखिए 2016 है और सेल्समैन सी की बात कर रहा है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो डिफरेंस वो आपका वृद्धि अर्जित किया है 2016 में। आप यहाँ पर गणना कर सकते हैं आसानी से। अगला प्रश्न था वर्ष 2018 में बी का कमीशन 5 सेल्समैनों के उसी वर्ष के कुल कमीशन का लगभग कितना प्रतिशत था? तो 2018 के जो 5 सेल्समैन हैं सबके कमीशन को ऐड कर लेना था और जो है ऐड करके परसेंटेज निकाल लेना था, अर्थात टोटल योग 5 का नीचे और ऊपर बी का कमीशन गुणे 100 कर देंगे। तो आपका उत्तर कितना आ जाएगा? आपका उत्तर आ जाएगा साथियों ये 92 का उत्तर आपका आ जाएगा 19.05। अगला प्रश्न था किस सेल्समैन का 2018 में कमीशन 2015 की तुलना में उच्चतम वृद्धि दर्शाता है? ठीक है, तो आपका इसमें ऑप्शन सही था, ऑप्शन सी, यानी कि ऑप्शन डी सही था, यानी कि सी सेल्समैन जो है वो आपका उच्चतम वृद्धि दर्शाता है। इसी प्रकार अगला प्रश्न था निम्न में से किस वर्ष में किसी भी सेल्समैन द्वारा अर्जित उच्चतम और न्यूनतम कमीशन का अंतर अधिकतम था? तो ये सभी आपको चेक करने पड़ेंगे। तो 2019 में ग्राफ पेपर आप उठाइए और देखिए। अगला प्रश्न था वर्ष 2019 में सेल्समैन डी द्वारा अर्जित कमीशन ए द्वारा अर्जित कमीशन का कितना प्रतिशत था? तो ये आपका हो जाएगा क्या उत्तर? 95 का आपका उत्तर हो जाएगा, जो है आपका उत्तर हो जाएगा कितना साथियों? इनमें से कोई नहीं। तो साथियों लास्ट के 5 और प्रश्न बचे हैं 96 से 100 तक, तो ये भी आप देख लीजिए। ये एक देखिए आंकड़ा दिया गया था, उसी के आधार पर पूछा गया था। प्रश्न 96 से पूछा गया है निम्नलिखित में से किस महीने में खुले खातों की
की संख्या की औसत महत्तम है। तो हर महीने आप जोड़कर भाग देंगे, औसत निकालना जानते होंगे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सितंबर। ठीक है। अगला था अगस्त में खुले खातों की संख्या जून में खुले खातों की संख्या से लगभग कितने प्रतिशत कम या ज़्यादा थी। तो जितने अगस्त में खुले थे खाते उसको नोट करेंगे और जून में खुले खातों की संख्या को नोट करेंगे। अब एक दूसरे के अंतर को देखेंगे, जब अंतर देखेंगे तो कम है या ज़्यादा उसी का प्रतिशत निकाल लेंगे। जितना कम या ज़्यादा होगा उसको यहाँ पर रखेंगे, बटे में जो है अगस्त के खातों की संख्या गुणे 100 करेंगे। आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा कितना, आपका उत्तर निकल कर आ जाएगा बी ऑप्शन, यानी कि 35.3। अगला प्रश्न है मई से सितंबर तक एंजल में खुले खातों की संख्या से जीरोधा में खुले खातों की संख्या का अनुपात साथियों निकालना था डायरेक्ट। ठीक है, कितने खाते एंजल के खुले, ठीक है, मई से सितंबर तक ऐड कर लेना है सबको, एंजल के और जीरोधा के दोनों को ऐड करके और जो है अनुपात निकाल लेना है। ठीक है, तो इसमें आपका सही उत्तर आ जाएगा 1.04। अगला प्रश्न है किस शेयर ब्रोकर में खुले खातों की औसत संख्या महत्तम है। तो ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा ट्रेडबुल। अगला प्रश्न था ट्रेडबुल में खुले खातों की संख्या का औसत शेर खान में खुले खातों की संख्या के औसत का लगभग कितना प्रतिशत कम या ज़्यादा था। तो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा 57.82 इसको हल करने पर। ठीक है, तो इस तरह से ये प्रश्न थे साथियों। उम्मीद है आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। ये सभी प्रश्न आपको साथियों कराए जाएंगे व्हाइट बोर्ड पर अच्छे से, और बाकी जीके के आप सभी प्रश्न रट लीजिए। तो अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।